नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के चुनावी समर में शाह के दौरे के बाद बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। संगठन को मजबूत करने की कवायद भी जोर पकड़ने लगी है। सियासी समर में नूरा कुश्ती भी खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है, तो वहीं बीजेपी की मैराथन बैठकें और केंद्र के नेताओं की ताबड़तोड़ दौरे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी ब्लॉक से लेकर जिला और जिले से लेकर संगठन स्तर को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी की यह कवायद क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? क्या ये मैराथन तैयारियां पार्टी को विधानसभा का रण फतेह कराने में कारगर साबित होंगी? ये सवाल है। हरियाणा में शाह का दौरा क्या गुल खिलाएगा और पार्टी को इसका कितना फायदा होगा? क्योंकि मैराथन दौरों के बाद अब संगठन मजबूती की दिशा में बीजेपी कदम बढ़ा चुकी है। कितना नफा होगा और कितना विपक्ष को नुकसान होगा, ये बड़े सवाल हैं। इन जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में अमित शाह के 2 दिन के दौरे के बाद बीजेपी में हलचल बढ़ गई। हरियाणा में बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। संगठन महासचिव, चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बैठकों के जरिए सियासी रणनीति बना रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों के अलावा सीएम और पूर्व सीएम भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया 19 से 24 जुलाई तक मैराथन बैठकें करेंगे। ये बैठकें हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, नूंह, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में होंगी। सोनीपत के मोरथल में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया ने पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी के प्रचार प्रसार तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। अच्छा प्रचार अभियान चलाएंगे। पार्टी के संगठन को अभी दुरुस्त करने का काम चल ही रहा है और केंद्र के, प्रदेश के नेताओं के दौरे होंगे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी की बैठकों के दौर में पार्टी के नेता दिल्ली से लेकर हरियाणा के जिला स्तर, केंद्रीय नेताओं और ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करके कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की जुगत में हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की तीसरी बार जीत हो। हैट्रिक लगाने से पहले पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता हर लिहाज से तैयार रहे। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो कदम बीजेपी के नेताओं के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, हरियाणा में वो कितना सफल साबित होगा, ये सवाल बरकरार है। महेश, जो तैयारियां हम देख रहे हैं, मैराथन तैयारियां, उसके बाद अब क्या कहा जाए कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है, मजबूत है? क्योंकि जमीन के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला स्तर पर पूरी तरह से पार्टी को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। देखिए, इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और खुद शीर्ष नेतृत्व तक यानी अमित शाह और उनके जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए डगर आसान नहीं है। और यही वजह कि अमित शाह रह रहकर जो है बेहद छोटे अंतराल के बाद वापस हरियाणा में पहुंच जाते हैं और ये सिलसिला आगे भी देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिर हरियाणा, छोटे से हरियाणा प्रदेश में कई रैलियां करते हुए नजर आए, माहौल को बदलने की वो कोशिश करें। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नुकसान कब उठाती है? जब अति उत्साह की स्थिति हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे किसी भी प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो। जब स्थिति का गलत आकलन होता है, तभी गलत रणनीतियां बनती है और उसी के आधार पर यहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जितनी उम्मीद यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगाए हुए थे, वो उम्मीद नाउमीदी
में बदलती हुई नजर आई थी। मोदी के चेहरे का जितना आकर्षण था उतना ही विकर्षण भी था, उतना ही उससे लोग नाराज भी नजर आ रहे थे, जिसका खामियाजा 5 सीटों के नुकसान के रूप में उठाना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में अति उत्साह की स्थिति से बाहर है। अब की बार 75 पार जैसा सपना जनता को भले ही दिखा दिया जाए, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और टिकटों का चयन करने वाले लोग ये जानते हैं कि इस बार 40 के लिए भी जो है जद्दोजहद बहुत ज्यादा होने वाली है। 45 तो बड़ी बात है। तो ऐसे में जनता को नारा चाहे कुछ भी दिया जाए, लेकिन एक एक कदम जो है बेहद सटीकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये कोशिश है कि बिसात किस तरीके से बदल दी जाए, जो मौजूदा परिस्थिति है इसको किस तरीके से बदला जाए। सरकार के पैसे का यानी जनता के पैसे का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं की जा रही हैं और नायब सिंह सैनी क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं। और ये तो मैं कह सकता हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट में काफी हद तक नायब सिंह सैनी कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन क्या माहौल वो बदल पाएंगे? जो क्राइसिस मैनेजमेंट इस वक्त चल रहा है, क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर काबिज करने के लिए वो काफी है? तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ है, यानी नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन अभी फायदे में तब्दील नहीं हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा बनी हुई है। वजह सिर्फ एक है कि जनता की नाराजगी ज्यादा है और इस कम समय में अगर घोषणाएं कर भी दी जाए और किसी तरह का फायदा अगर जनता तक पहुंचा भी दिया जाए तो उस फायदे पर भरोसा जनता नहीं करती है। उन्हें लगता है कि एक बार चुनावी अग्नि परीक्षा खत्म होने के साथ ही पार्टी फिर वही करेगी, उसी तरह के फैसले होंगे, उसी तरह का जो है महंगाई की मार उन पर पड़ती हुई चली जाएगी। तो चुनाव जो है अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बदले हालात में चूंकि अग्नि परीक्षा काफी कठिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए यहां पर जनता के हित के फैसलों की बारिश है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तो जनता के लिए भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर कर पाना बेहद मुश्किल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास यहां पर कर रही है किस तरीके से पूरी बिसात को बदल दिया जाए। कौन सा नेता, कौन सा उम्मीदवार, कौन सा संभावित नेता ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी के पास जिताऊ है और जिसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाना चाहिए। और समय रहती ये सब कुछ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं। कोई भी तौर तरीका इसके लिए इख्तियार करने के लिए वो सहमत है। देवेंद्र, जो तैयारी है बीजेपी की हम देख रहे हैं, मैराथन तैयारी, चाहे प्रदेश के नेतृत्व को बदलने की बात हो, फेस को बदलने की बात हो, सीएम के फेस को, और उसके बाद और भी परिवर्तन डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं। अब जो तैयारी है संगठन की मजबूती की दिशा में जो कदम पार्टी बढ़ा चुकी है, क्या यह तैयारी काफी है विधानसभा चुनाव के लिए? और जिस तरीके से महेश ने भी कहा कि चुनौती एक के बाद एक बड़ी खड़ी है पार्टी के सामने, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, पहले मैं ये कहूंगा अमित शाह जी के एक पखवाड़े के भीतर 17-18 दिन के भीतर 2 दौरे। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, बहुत सारे काम होते हैं। गृह मंत्रालय अपने अपने चुनौतीपूर्ण है क्योंकि डिफेंस फोर्सेज है, जम्मू कश्मीर वाला मसला है, नक्सली वाला मसला है, पूरे देश की आंतरिक स्थिति को संभालना, तो गृह मंत्री के पास बहुत काम है। लेकिन अगर वो एक पखवाड़े के भीतर 2 बार उस जगह पे आए जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल जिसको हम दक्षिण हरियाणा कहते हैं, तो अमित शाह का यहां आना और जिस तरीके से आदेश निर्देश दे गए हैं, सलाह दे गए हैं, तो बीजेपी के बड़े नेताओं को, हाईकमान को भी लग रहा है कि हरियाणा में मामला ज्यादा ठीक नहीं है। हालांकि डैमेज कंट्रोल की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है चुनौती इस बार ज्यादा बड़ी है। और राजनीतिक इतिहास को भी हरियाणा के देखें तो 10 साल से ज्यादा कोई सरकार यहां चली नहीं। मोदी जी वाला रिकॉर्ड अलग बात है, केंद्र सरकार में तीसरी बार, लेकिन वहां मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का नाम था और मोदी जी का वास्ता था। हरियाणा में चूंकि 10 बीजेपी बहुत और पूरी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सब लग गए हैं। अपने अपने तरीके से कार्यक्रम बनने हैं, पूरी फौज को उतारा जा रहा है। जहां तक इस तरह के हालात की बात है सौरभ, आपको बताऊं 2004 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, 2000 में बनी थी, 2005 तक थी। 2004 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और उस टाइम चार्जशीट लाई, कांग्रेस लाई थी चौटाला सरकार के खिलाफ, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था, लेकिन वो आखिरकार सरकार चली गई। फिर 2014 में जब कांग्रेस की सरकार 9.5-10 साल रही, 2005 से 9 तक और 9 से फिर 14 तक 9.5 साल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, सरकार के खिलाफ हवा थी, कांग्रेस की सरकार भी गई। अब कुछ वैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि उतना
उतना एग्रेसिव तरीके से एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, लेकिन नाराजगी जो लोगों की है, जो लोगों की जिंदगी उतनी आसान नहीं लग रही, शिकायतें बहुत है। मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी शिकायतें, जैसे पानीपत जैसा औद्योगिक शहर है, यहां सीवरेज जो उनके सीवर के जो सिस्टम है कॉलोनियों में, अच्छी कॉलोनियों में जो हुडा है सेक्टर है जहां करोड़ों के मकान है, सीवर की सफाई समय पर नहीं होती, सीवर चौक है, जाम है, सड़कों पर पानी आता है, सफाई की बात है, छोटी छोटी सुविधाओं को, जो जन सुविधाएं होती हैं पब्लिक के लिए बहुत जरूरी होती हैं, सीवर और सफाई, नाले साफ हो, इस तरह की चीजों को लोगों को सीएम विंडो पे शिकायत करनी पड़ती है और कई कई दिन के बाद कुछ होता नजर आता है। तो लोगों का जो विश्वास डोला हुआ है कि प्रशासन में, सरकार में सुनवाई नहीं है, इस तरह की धारणा, इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है। 2004 में चौटाला सरकार इन्हीं हालात में रिपीट नहीं हुई थी और 2014 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी इसी तरह के हालात थे। हालांकि उस तरह के हालात है, लेकिन बीजेपी में क्षमता है डैमेज कंट्रोल करने की, पूरा मजबूत संगठन है और सरकार भी है और केंद्र में भी सरकार है। इस स्थिति को संभाला जा सकता है, लेकिन चुनौतियां इस बार, पहले चुनौतियां थी, इस बार कठिन चुनौतियां हैं। देखना यह कि अगले 1-1.5 महीने में क्या स्थिति बनती है, उससे आकलन होगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जो तैयारियां हैं, क्या कहती हैं तैयारियां? क्योंकि महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र ने भी जिक्र किया कि जो तैयारियां थी, हम भी अक्सर चर्चा में जिक्र करते रहे हैं कि तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो पहले होनी चाहिए थी, बाद में जो तैयारियां उसका समय बेहद कम है, लोगों में नाराजगी जरूर है। इस बार की तैयारी संगठन मजबूत करने की दिशा में एक कदम, क्या कहता है कांग्रेस के लिए? क्या चुनौती पेश कर पाएगी बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में? ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन के स्तर पर मैराथन बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को गतिशील करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर हम सरकार के स्तर पर देखें, जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो तो पूरी हुई नहीं। अब देखिए, सरकार ने अग्निवीर जो योजना में अब आरक्षण देने की घोषणा की है, मतलब जो चीजें पहले की जानी चाहिए थी, और क्रीमीलेयर की सीमा भी बढ़ाई है, तो मतलब जो पहले पग उठाए जाने चाहिए थे, सरकार अब उठा रही है। मतलब सरकार को इस बात का आभास है कि जो जन वातावरण है, जन भावना है, वो सरकार के खिलाफ है, तो इसलिए सरकार अभी और भी कई घोषणाएं करेगी, लेकिन इन घोषणाओं पर लोग कितना यकीन करेंगे? अब समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, तहसील स्तर पर लोगों की जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ये काम सब पहले किए जाते तो और अच्छा होता। लेकिन अब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के अंदर ही अपने प्रत्याशी संगठन के तो उतारे नहीं जी, मतलब दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट दे दी, और इसका भी बड़ा जो तीखी प्रतिक्रिया हुई, उसका होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जो 10 वर्षीय शासन में है, वो अपने अगर 10 उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पाई तो ये पार्टी के लिए प्रश्नचिन्ह तो है। क्या विधानसभा में भी चुनाव में इस तरह का होगा? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को नेता बनाती है, लेकिन आप दूसरे दलों से आए हुए लोगों को अगर वरीयता देने शुरू कर देंगे और दूसरे जो समर्पित और निष्ठावान, उनकी उपेक्षा शुरू हो जाएगी, तो कार्यकर्ताओं में रोष का उभरना स्वाभाविक है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी बैठकें चल रही हैं, देखिए वही चेहरे होते हैं, मतलब जो कार्यकर्ताओं को गतिशील बनाना है तो वही चेहरे हैं, वो जिला बैठक में भी रहते हैं, दूसरी बैठकों में भी रहते हैं। तो मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं का जहां विस्तार होना चाहिए, जहां गतिविधियों का अधिक पहुंच होनी चाहिए, वहां तक मतलब सीमित दायरा रह गया है। और ये देखो, चौधरी बंसीलाल जी भी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग ये चलता है, मतलब ईटिंग का खान पान का और मीटिंग का बैठकों का दौर रहता है, और चीटिंग क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीठ में छुरा घोंपा था, तो वो चीटिंग शब्द का भी उपयोग करते थे। तो ये देखिए, हर पार्टी की, हर संगठन की अपनी विशेषता है। पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की मैराथन बैठकें चल रही है। उधर कांग्रेस के स्तर पर देखें तो कांग्रेस में तो ऐसा कोई स्वरूप दिखाई देता ही नहीं है। कांग्रेस में बैठकें तो हो ही नहीं रही है, अपने समर्थकों की बैठकें हो रही है, कार्यकर्ताओं की बैठकें नहीं हो रही, मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा। कांग्रेस में अपने अपने समर्थक अपना अपना आयोजन कर रहे हैं, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का स्वरूप है, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर कितना सरकार को बचा पाएगी, ये समय बताएगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये जो भौगोलिक परिस्थिति की अगर हम बात करें हरियाणा में, बीते चुनाव की तुलना करें और इस चुनाव की बात करें जो आगामी विधानसभा चुनाव होने, कितनी परिवर्तित नजर आ रही है? इस बार के विधानसभा चुनाव कितनी बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं बीजेपी के सामने या फिर कांग्रेस के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2014 का वातावरण था, वो 2019 में दिखाई नहीं दिया। अब 2019 का वातावरण 2024 में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीत ली, भारतीय जनता पार्टी से छीन ली, तो ये बहुत स्पष्ट संकेत है। और अभी भी ऐसा जन असंतोष सरकार के खिलाफ है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाना इतना सरल नहीं है जितना पार्टी के नेता मान रहे हैं। देखिए, ये बात तो ठीक है कि अब नैब सैनी को जो है वहां महेंद्रगढ़ में जो है अमित शाह जी ने गरीब का बेटा बताया, क्या उनको राज्य की जनता गरीब का बेटा मानती है?
मतलब अगर आप उनका लोकसभा चुनाव का इलेक्शन का शपथ पत्र देखें, विधानसभा करनाल उपचुनाव का जब उन्होंने इलेक्शन में अपना एफिडेविट दिया तो देखें तो उनकी कितनी आय, क्या वो गरीब के बेटे हैं? तो देखिए लोगों को इस बात का आभास है। और वहां जब अब अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं है, तो मतलब आज भूपेंद्र हुड्डा ने भी तंज कसते हुए कहा कि जहां अमित शाह सभा कर रहे थे पाली महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उसकी नींव भी कांग्रेस के समय में रखी गई और उसका उद्घाटन भी कांग्रेस के समय में हुआ। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस के शासनकाल में कितना विकास हुआ। चलो ये तो आरोप प्रत्यारोप की बातें रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल की उपलब्धियां बताएगी, कांग्रेस को घेरने का प्रयास करेंगी और कांग्रेस के नेता अपने शासनकाल की उपलब्धियां बताएंगे। लेकिन राज्य की जनता जानती है कि इस समय कैसा वातावरण है। जो अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से थी वो पूरी नहीं हुई है। लोग आज भी भ्रष्टाचार से दुखी हैं। वही सीएडू का मुद्दा है, वही वैसे ही वही कल्पना है, सीएडू के नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, क्या उन सबका जो दामन जो है दाग रहित है क्या? मतलब ये जो आरोप है भ्रष्टाचार के आरोप तो सभी दलों पर लगते हैं, सभी नेताओं पर लगते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, इतना अंतर हो सकता है। और देखिए मनोहर लाल जी अब भी सक्रिय हैं। अभी वो आज भी उन्होंने ऊना में हिमाचल में जाते समय चंडीगढ़ के अंदर नायब सैनी से मुलाकात की और नायब सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले। मतलब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रियता तो है ही है। और जो कृष्ण बेदी है उन्होंने वाल्मीकियों के लिए, सफाई मित्रों के लिए क्या सरकार ने किया, इस तरह का जो घोषणाएं की हैं उसका प्रचार कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर अपनी उपलब्धियां गिनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन राज्य की जनता समझती है कि धरातल पर क्या है, वास्तविक रूप में क्या है, जनता का क्या विकास में जो धरातल पर होना चाहिए था क्या वो दिखाई दे रहा है। लोग इस बात को भलीभांति समझते हैं। देवेंद्र, जो परिस्थितियां हैं, मैं महेश लौटूंगा आपके पास भी, लेकिन जो परिस्थितियां अब बनी हुई हैं, सवाल यह है कि क्या कमबैक पार्टी कर पाएगी, क्योंकि परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण जाहिर हो रही हैं, सबके सामने हैं। ऐसे में क्या कोई संजीवनी पार्टी को मिल पाएगी, क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि मैराथन तैयारियां, योजनाएं जो हम देख रहे हैं आए दिन जनता के सामने रखी जा रही हैं। देखिए सौरभ, 12 मार्च तक मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, 9.5 साल से 12 मार्च को उनको रिप्लेसमेंट किया गया। 12 मार्च तक की स्थिति की आज की स्थिति से थोड़ा तुलना करें तो मेरे को लगता है लोगों में गुस्सा ज्यादा था। खासतौर पे जाट कम्युनिटी, किसान आंदोलन था, बेरोजगारी वाला मसला था, भ्रष्टाचार हालांकि कम हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। लोगों के मुंह से निकलता था जी पहले 1 गुना रेट थे अब 4 गुना हो गए, काम नहीं होते, बहुत सारी चीजें थी। अच्छे काम भी हुए लेकिन बुरे काम की चर्चा ज्यादा रहती है। तो मनोहर लाल जी जब तक मुख्यमंत्री थे नाराजगी लोगों की, गुस्सा जो था मेरे को लगता है ज्यादा था। 12 मार्च को जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने, उसी शाम को मंत्रिमंडल कैबिनेट में शपथ दिलाई गई, उसके बाद विस्तार हुआ, विभाग बांटे गए। धीरे धीरे नायब सिंह सैनी जब लोगों में गए तो उन्होंने देखा कि लोगों में नाराजगी की हुई, उनको लगा मतलब एक डरावनी पिक्चर उनके सामने रही होगी, जो मेरा अंदाजा है। जब नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री पब्लिक में गए, उनको लगा कि किस तरीके से अब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। हाईकमान के पास गए, दिल्ली बड़े नेताओं से बात की, शायद उनको थपकी भी मिली होगी कि आप बदलाव जरूरी है तो करो, आपको परमिशन है, हम आपके साथ है, आप समर्थन आपके साथ है। तो एक के बाद एक उन्होंने वो फैसले पलट दिए जो पिछले मुख्यमंत्री ने जिनको होल्ड पे रखा था या जिनको मनाही कर दी कि नहीं ऐसा नहीं करना। 100 गज के प्लॉट मुफ्त बांटने की जो बात थी, तब के मुख्यमंत्री ने कहा जी हम मुफ्त नहीं बांटेंगे, बिजली मुफ्त नहीं देंगे, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन जब हालात का सामना हुआ नए मुख्यमंत्री का, मंत्री तो उन्हें ज्यादातर वही है जो पहले थे, लेकिन नायब सिंह सैनी को जमीनी हकीकत का एहसास हो गया और शायद ये रिपोर्ट ऊपर भी उन्होंने दी होगी, तब उनको ये शायद थोड़ी छूट मिली हो कि आप ये करो, सलाह दी गई हो, गाइडेंस दी गई हो, उनको ये कहा गया हो कि आप ये काम करो, हमारे पास फिर 15 दिन बाद आना, क्योंकि खतरा भांप रही है। ठीक है, हाईकमान भी खतरा भांप रहा है और नायब सिंह सैनी भी और पूरी कैबिनेट संगठन भी। तो मेरे को उस चीजों को धीरे धीरे अब दुरुस्त किया जा रहा है, नाराजगी को दूर करने की कोशिश हो रही है, पुचकारने की कोशिश हो रही है। जैसे किसी को रूठे को मनाने के लिए कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, मनाया जाता है, पुचकारा जाता है, तो हर तरीका अपनाया जाता है। मेरे को लगता है बीजेपी में पहले से थोड़ा सा सुधार है, लोगों का गुस्सा कम हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है अब बहुत देर हो गई है। जो मेरे को लगता है, मैंने बहुत देखा है सरकारों में या कोई और चीज, जो एक बार मन में बैठ जाए, जो आदमी राय बना ले, उसका बदलना मेरे को लगता है मुश्किल होता है। कुछ % का बदलना हो सकता है क्योंकि प्रवृत्ति होती है, लेकिन मेरे को लगता है एक राय जो बन जाए, जो मन में बैठ जाए, उसको मन से निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है महेश, जो तैयारियां हैं पार्टी की जो देखने को मिल रही हैं, मैराथन तैयारियां, क्या देरी हो गई, क्या पहले भाप नहीं पाई पार्टी शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि खट्टर की सरकार रिपीट हुई, दूसरी बार गठबंधन से सरकार बनी, हमने देखा प्रदेश के अंदर, क्यों देरी हो गई, क्या वजह रही कि हाथ से कमान निकलती हुई नजर आ रही है?
देखिए, मनोहर लाल खट्टर जितना मोदी के चेहरे पर यकीन कर रहे थे, वो यकीन यहां पर टूटता हुआ नजर आया। और मनोहर लाल खट्टर दरअसल खुद के फैसले हरियाणा प्रदेश पर लागू करते रहे। जनता को क्या चाहिए, जनता कितनी परेशान है, जनता की जरूरत है क्या, इससे कोई सरोकार मनोहर लाल खट्टर को मुझे लगता है कि नहीं था। डे वन को यह बात कह दी गई थी कि जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो भी सर्वे किया गया है पूरी तरह गलत है, लेकिन बावजूद इसके उस सर्वे को लागू करवा दिया गया। लगातार फैमिली आईडी को लेकर परेशानियां सामने आ रही थी, लेकिन खट्टर साहब जिद पर अड़े रहे कि फैमिली आईडी को हर हाल में लागू करना है। और फैमिली इनकम को लेकर जो परेशानियां सामने आ रही थी, गोदी में बच्चा है और बच्चे की आय 5,000 दिखाई गई, तो लोग सवाल हमसे कर रहे थे, मीडिया से पूछ रहे थे कि ये जो मेरी गोदी में बच्चा है ये 5,000 सालाना कमा रहा है, आप ये बताइए कि ये कैसे कमा सकता है। हमारे पास जवाब नहीं था कि गोदी में जो बच्चा है वो 5,000 समय थोड़ा कम है, शॉर्ट। तो इस तरह के सवाल जो है जिनका जवाब देना चाहिए था सरकार को, समय रहते नहीं दिया गया। यही परेशानी है जो कि नायब सिंह सैनी ने समझने का काम किया और यहां पर तमाम उन फैसलों को बदलने की कोशिश की, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेशन को लेकर था, आय सीमा को लेकर था, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर था। हालात को बदलने की बेहतरीन कोशिश नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई है, किसी हद तक कामयाब हुए, लेकिन क्या जनता के गुस्से के विस्फोट को काबू कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगठन को मजबूत करने में पार्टी जुटी हुई है, ऐसे में कितना फायदा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या ये रणनीति कारगर साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।